नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। 14 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के 2 साल 2 महीने बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन आज़ाद हुआ और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया। 73 वर्षों में भारत ने क्या किया और 71 वर्षों में चीन ने क्या हासिल किया, यह हमारे सामने है। हमारी आज़ादी के लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान और तपस्या के सियासी प्रत्युत्पादों यानी पॉलिटिकल बाई प्रोडक्ट्स ने जो देश की दुर्गति की, वह हमें बेहद शर्मिंदा कर रही है। करगिल जैसे संवेदनशील क्षेत्र का प्रधान और कांग्रेस का नेता अगर खुलेआम राष्ट्र विरोधी बातें करे तो उसे क्यों नहीं फांसी पर लटका दिया जाए। आप भी सुने और विचार करें कि ऐसे गद्दारों की सजा क्या महज गिरफ्तारी है? कोई बात नहीं यार, सब भी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। है हेलो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। फिर पता है क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी की और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंगपिंग कर रहे थे। हाँ, और सुनो, और पता है क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर उसके हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। कुश्ती की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। तो ऐसे यखनी थी, रोज तो यखनी थी। चल आजा, मैं तेरे को यखनी खिलाता हूँ, भाभी शाभी को भी ले आ। और सुना कैसा है हालात उधर? हालात तो वही है, लॉकडाउन परेशानी यार। तेरे को पता 370 के बाद बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। बंदा और अब्दुल्ला? हाँ, वो सब घर में बैठे हैं, वो क्या करेंगे? बाय गॉड यार, क्या करेंगे, घर में बैठे हैं। वो बीजेपी के साथ कहीं एक तो नहीं हो रहा है? अब उनका भरोसा थोड़ी है, वो तो खानदानी बीमारी है उनकी। लेकिन होगा नहीं। हाँ ना क्या पता। अच्छा ये पता, वो ठीक है, वो यासीन पासीन मिलता है? फर्स्ट क्लास साहब ठीक है, करबलाई साहब सब वगैरह अपने साथी? करबलाई साहब ठीक है, फर्स्ट क्लास। जोड़ा किधर है? जोरा रिक्जिन जोरा उसको ले में अगला इलेक्शन वो उधर चाइना में ही लड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। वो बीजिंग में इलेक्शन लड़ेगा वो। सुना आपने ना, देश को टुकड़े टुकड़े होने का स्वप्न इन दोनों को कितना मजा दे रहा है। किस तरह का चीन का अवैध बच्चा है यह जाकिर हुसैन और ऐसे तमाम लोग। लचर फचर कानून और लिजलिजे नेताओं की वजह से अपने देश में जाकिर हुसैन जैसे अवैध नस्ल वालों की भरमार लगी हुई है। हम भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए स्थितियों की समीक्षा करें और 73 वर्षों के सियासी कर्म कुकर्म का लेखा जोखा लें तो कांग्रेसी लेफ्ट लिबरल जमातें, नस्ल दूषित प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी और रैडिकल इस्लामिक ताकतें सब समवेत स्वर में हुआ करने लगती हैं। यह बदकार जमातें 6 साल का हिसाब मांगती हैं, लेकिन 60 साल के राजकाज का हिसाब किताब मांगो तो छटपटाने लगती हैं। 60 साल की जर्जर, लचर, भ्रष्ट और राष्ट्रहित से हीन आधारशिला पर 6 साल में पुख्ता इमारत की मांग निर्लज्जता ही तो है। 60 साल के किए धरे का पहले हिसाब दो। इसमें 54 साल तो सीधे कांग्रेस पार्टी ने देश पर एक छत्र राज किया। हमें इन 54 वर्षों के सत्ता कृत्य की समीक्षा तो करनी ही होगी। अभी के 6 साल का लेखा जोखा तो हम निकाल ही लेंगे। हमारी सीनियर पीढ़ी 60 साल तक मुर्दा बनी रही और भ्रम और असत्य के नियोजित सियासी माहौल में कायरों की तरह जीती रही। अब इसे न हम दोहराने देंगे और न बर्दाश्त करेंगे। चीन हमें बार बार आकर तमाचा मारेगा तो हमें यह विचार करना ही होगा कि हम इतने कमजोर और गए बीते क्यों रह गए कि वह बार बार आकर तमाचा मारकर चला जाता है। हम पहले आजाद हुए
फिर हम चीन को तमाचा जड़ने की औकात क्यों नहीं बना पाए? चीन क्या करता रहा और हम क्या करते रहे? हमारे सत्ताधारी नेता भ्रष्ट और गलीज हरकतें करते रहे और हम तमाचे खाते रहे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जो कुछ किया, उत्तराखंड के लिपुलेख में जो कुछ भी किया, अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके में चीन की जो भी हरकतें जारी हैं, वो हमारे 60 साल के नाकारेपन और हमारे राजनीतिक दिवालियेपन का ही परिणाम है। भारत के लोगों को भ्रम में रखने के लिए हमारे नेता पंचशील का कबूतर और गुट निरपेक्षता की पतंग उड़ाते रहे और अंदर ही अंदर देश को खोखला करते रहे। चीन अपनी सीमाओं पर ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा रहा और हम भ्रष्टाचार, अनैतिकता और पक्षपात की इमारत बुलंद करते रहे। चीन धीरे धीरे हमारी जमीनें हथियाता चला गया, अक्सई चीन ले गया। 1962 के युद्ध में देश के अंदर तक घुसकर विस्तृत क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर सड़कों, हवाई पट्टियों और पुलों का जाल बनाता गया। अरुणाचल प्रदेश के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा ठोकता रहा और धीरे धीरे आगे भी खिसकता रहा। फिर वर्ष 2013 में पूर्वी लद्दाख के अंदर घुसकर 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा जमा कर बैठ गया। अब वर्ष 2020 में चीन ने हमें गलवान घाटी के फिंगर 8 से खदेड़कर फिंगर 4 से भी पीछे धकेल दिया और फिंगर 4 को अपने कब्जे में ले लिया। हम 60 साल के दरमियान भी सियासतदानों से यही सुनते रहे कि कोई दुश्मन हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता, और यही डायलॉग अभी के 6 साल से भी सुन रहे हैं और अपनी जमीन और जवानों की बेशकीमती जानें गंवाते चले जा रहे हैं। हम हाथ में बंदूक लिए रह गए और चीनी हमें डंडे से पीट पीट कर मारकर चले गए। हद हो गई। यह है हमारे देश की कापुरुष सत्ता और सत्ता की नकेल थामने वाले बदगुमान नौकरशाह, जिसने हमारी सेना को चिड़ियाघर के शेर की तरह चंगुल में कस रखा है। इसमें 60 साल भी शामिल है और 6 साल भी। भारत की सत्ता सियासत में 10 साल 8 महीने का भी एक कालखंड आया था जो समय के पन्ने पर बदनुमा घाव की तरह गुजरा। इस दौर में नेताओं ने देश में जातीय जहर, धार्मिक जहर, आतंकवादी और अलगाववादी जहर फैलाने का काम किया। इसी दौरान हमने अपने सत्ताधीशों को आतंकवादियों के आगे लेटते हुए भी देखा और इसी दौरान देश को राजनीति की दुष्प्रयोगशाला बनते हुए भी देखा। हम शौर्य और पराक्रम की फर्जी बातें करते हैं। हम झूठ रचने के आदी हो चुके हैं। हम चीन चीन रट रहे हैं और बस टीवी पर फट रहे हैं। हम सतह पर उतरा रहे हैं। गहराई में जाने से हमें डर लगता है। सत्य की खोज कर उससे सीख लेने का प्रयास करने में हमें डर लगता है। आइए थोड़ा गहराई में उतरें, सत्य को खोजकर उससे सीख लेने का थोड़ा प्रयास करें। अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि चीन ने गलवान घाटी में काफी आगे तक कब्जा कर लिया है। इस आरोप के बहाने राहुल गांधी वर्ष 2013 के कांग्रेस राज के जमाने का पाप भाजपा राज पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक राहुल के आरोपों का सवाल है, उसकी भी हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उसके पहले 2013 में कांग्रेस राज के दरमियान हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आपके समक्ष रखते चलें। 2013 में श्याम सरन देश के विदेश सचिव हुआ करते थे। वे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत काम करने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीधे रिपोर्ट करते थे। श्याम सरन ने लद्दाख क्षेत्र का विस्तृत दौरा करने के बाद केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट दी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के अंदर घुसकर 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है और एक नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तय कर दी है। चीनी सेना की यह हरकत चीन और भारत सरकार के बीच हुई 9 संधियों के बावजूद हुई। वर्ष 2013 में ही चीन के प्रधानमंत्री ली केक्वियांग भारत आए थे और भारत के साथ बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था।
विडंबना यह है कि बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव भी चीन की तरफ से ही रखा गया था और करार होने के पहले ही उसी साल पूर्वी लद्दाख की 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा भी कर लिया। चीन किसी भी करार को नहीं मानता और उल्टा घुमाकर थप्पड़ भी मारता है और थप्पड़ खाकर भी हम सुधर नहीं रहे। 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में हुए करार पूर्वी लद्दाख में चीन की बेजा हरकतों को कभी रोक नहीं पाए। साल में तकरीबन 300 से 500 बार चीन की सेना भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसती है और हर बार आगे के क्षेत्र पर अपना दावा ठोक देती है। वर्ष 2013 में तो चीन की सेना ने 600 बार घुसपैठ की थी। उस समय सत्ताधारी कांग्रेस मौन साधे थी और भाजपा के नेता मुखर थे। आज सत्ताधारी भाजपा चुप है और कांग्रेस मुखर है। यह भारत की राजनीति का विद्रूप यथार्थ है। हमारे नेता देश को चमकाने के बजाय अपनी शर्ट सफेद और दूसरे की मैली साबित करने में जुटे रहते हैं। अभी की स्थिति के मुताबिक भारतीय सेना के 20 जवानों की हत्या करने के बाद भी चीनी सेना अपनी हरकतें जारी रखे है। पैंगोंग त्सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीनी सेना बंकर बना रही है। गलवान घाटी के भारतीय क्षेत्र में 3 जगहों पर चीनी सेना बैठी हुई है। आप सब यह जानते हैं कि भारतीय सैनिक फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक गश्त लगाते रहे हैं, लेकिन आज हालात यह है कि चीन फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच बंकर बना रहा है। पहाड़ी रास्तों पर भी चीनी सैनिकों ने पोजीशन ले रखी है। गलवान घाटी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिक कहते हैं कि वे लगातार स्थानीय प्रशासन को सूचित कर रहे थे कि चीन की सेना फिंगर 8 से अंदर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है, लेकिन किसी ने इन सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक करगिल जैसी स्थिति यहां भी हुई। करगिल में भी पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र की चोटियों पर अपनी चौकियां बनाती रही। इलाके के स्थानीय चरवाहे घुसपैठ की सूचना देते रहे, लेकिन भारत सरकार सोई रही। आखिर अपने ही घर में घुसे दुश्मनों को बाहर करने के लिए भारतीय सेना को करगिल युद्ध लड़ना पड़ा और बेईमानी की शहादतें देनी पड़ी। करगिल युद्ध भी भाजपा के कार्यकाल में हुआ था और गलवान क्लैश भी भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। हालांकि इस बात पर सेना के मध्य कमान मुख्यालय में तैनात ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध या रिटेलिएशन बदले हुए ताजा राजनीतिक दौर का नतीजा है। अब बदला लेने वाली यानी रिटेलिएट करने की सेना को छूट दी जा रही है। यह क्या कम है? पिछले 60 साल तो सेना को पंगु बनाकर ही रखा गया। हम संपूर्ण कश्मीर जीतकर पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर कब्जा कर चुके थे। हम लाहौर तक को कब्जे में ले चुके थे। हम दुश्मन के इलाके में घुसकर तिरंगा फहराते रहे। हम दुश्मन के 1 लाख सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे। हम पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लूटी गई अरबों की संपत्तियां बरामद करके भारत लाते रहे और हमारे सत्ताधारी उसे लुटेरे पाकिस्तान को ही सौगात में वापस करते रहे। हमारी जीती हुई जमीनें दुश्मन को लौटाते रहे। हमारे मूवमेंट्स बीच में ही रोकते और हमें रिट्रीट करने के लिए विवश करते रहे। युद्ध बंदियों को ससम्मान वापस भेजते रहे और हमारी शहादतों पर गंदगी फैलाते रहे। कम से कम अब इस तरह के निकृष्ट हरकतें तो नहीं हो रही। करगिल युद्ध लड़ चुके और अनगिनत ऑपरेशंस में शरीक रहे ब्रिगेडियर की बातें काफी गंभीर हैं। इस सिलसिले में आपको यह अग्रिम सूचना देता चलूं कि आगे के वीडियो कार्यक्रम में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों ने जो भयंकर लूटपाट मचाई थी, उस अकूत धन को, उस अकूत संपत्ति को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से कैसे छुड़ाया और कैसे उसे भारत पहुंचाया, और भारत सरकार ने भारतीय सैनिकों का मान मर्दन करते हुए उस लूट के माल को कैसे लुटेरों को ही वापस दे दिया। यह सब बताएंगे। जबकि नियम और नैतिकता दोनों का तकाजा यह था कि लूट का माल वापस बांग्लादेश को दे दिया जाता। इस तरह की अनैतिक हरकतें की है कांग्रेस की सरकारों ने।
हम इसका ठोस और अकाट्य सबूतों के साथ खुलासा करेंगे अगली बार। कुछ कटु सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना ही होगा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन हमें 1962 से लगातार अपमानित कर रहा है, लेकिन हमारे नेताओं ने शर्मिंदा न होने वाली कोई दवा खा रखी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ने देश की सीमा को अक्षुण्ण रखने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नाकारा नीतियों के कारण 1962 के युद्ध में चीन ने हमें बुरी तरह पराजित किया और हमारे 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा जमा कर बैठ गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अक्सई चीन की 5,180 वर्ग किलोमीटर की भारतीय भूमि चीन को गिफ्ट में दे दी, जैसे यह हिस्सा पाकिस्तान के बाप का था। फिर भी भारतवर्ष के नेताओं को शर्म नहीं आई। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस काल में यह वैचारिकी भी चली कि अरुणाचल प्रदेश के चीनी कब्जे वाले हिस्से या अक्सई चीन के हिस्से में से कोई एक चीन को दे दिया जाए और विवाद सुलझा लिया जाए। कांग्रेस कालीन वैचारिकी अगर ठोस शक्ल लेती तो भारत के लिए कितनी शर्मनाक बात होती। तत्कालीन सत्ता के कुछ खास सिपहसालार नौकरशाहों ने सुझाया था कि अगर चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा छोड़ दे और बदले में भारत उसे अक्सई चीन दे दे तो क्या हर्ज है। अपने ही देश का वह हिस्सा जो चीन के कब्जे में है उसे पाने के लिए भारतवर्ष अगर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चीन के कब्जे वाले 38,000 वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान द्वारा दी गई 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन मिलाकर कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दे तो फिर बचेगा क्या। भारत का संवेदनशील उत्तरी सीमाई क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया तो वह पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें किस तरह मारेगा। इतनी भी सामान्य भौगोलिक रणनीतिक समझ हमारे देश के नेताओं और नौकरशाहों में नहीं है। तो क्या कहा जाए। उधर चीन की निगाह तवांग पर है। तवांग एक तरफ भूटान और दूसरी तरफ तिब्बत से जुड़ा है, यानी चीन तवांग हासिल कर भूटान को भी अपने अर्दब में रखना चाहता है और किसी समय मौका देखकर भूटान को भी तिब्बत बना देना चाहता है। इतिहास के पन्ने पर एक तरफ नेहरू जैसा राष्ट्राध्यक्ष है तो दूसरी तरफ चीन का चौ एन लाई। नेहरू माउंटबेटन के लिए देश को विभाजित करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चौ एन लाई ब्रिटिश भारत के तत्कालीन सचिव हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित सीमा रेखा को मानने से इनकार कर देता है। 1914 में भी एक शिमला समझौता हुआ था जिसमें तिब्बत के साथ हेनरी मैकमोहन ने सीमांकन समझौता तय कराया था। चीन इस समझौते को खारिज करता है क्योंकि चीन ने तिब्बत को संप्रभु के रूप में कभी माना ही नहीं। चीन बदतमीजी से अरुणाचल प्रदेश को भी दक्षिणी तिब्बत बताता है और भारत का नेतृत्व इस संबंध में उसी भाषा में कोई जवाब नहीं दे पाता, नहीं कभी कोई सैन्य कार्रवाई के लिए कोई ठोस कदम उठा पाता है। चीन भारत में घुसता चला जा रहा है और भारत अब तक कायर और क्लीव और डिफेंसिव बना रहा है। आजादी के बाद के सत्ता कर्णधार जवाहरलाल नेहरू ने सेना को मजबूत बनाने के बजाय उसे अपने चंगुल में कसे रखने के लिए कमजोर बनाया। सेना के जितने ताकतवर और प्रतिबद्ध सैन्य कमांडर थे उन्हें क्रम से किनारे लगाया और सेना के संवेदनशील शीर्ष पदों पर अपने नाते रिश्तेदारों को भरा। भ्रष्ट नेताओं पर देश की रक्षा का भार सौंपा। यहां तक कि जो व्यक्ति सेना को रसद पहुंचाने वाले कोर का अधिकारी था, जिसका युद्ध और रणनीति से कोई लेना देना नहीं था, उसके हाथ में सर्वाधिक संवेदनशील नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा की कमान सौंप दी। अब संकेतों में नहीं, सीधी बात करते हैं। भारतीय सेना के अंग्रेज सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर के बाद जनरल केएम करियप्पा के कमांडर इन चीफ बनने की प्रक्रिया में बाधा डालने की नेहरू ने पूरी कोशिश की। नेहरू ने अपने पिट्ठू रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के जरिए लेफ्टिनेंट जनरल एसएम श्री नागेश और लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ का नाम कमांडर इन चीफ के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ ने तो
जनरल करियप्पा को ही कमांडर इन चीफ बनाने की पुरजोर हिमायत की। यह बात नेहरू को बहुत खल गई। उन्हें इतना नागवार लगा कि नाथू सिंह राठौड़ को थल सेना अध्यक्ष बनने ही नहीं दिया, जबकि उम्र में करियप्पा से भी 6 महीने बड़े एसएम श्री नागेश को बाद में थल सेना का अध्यक्ष बना दिया। बहरहाल जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ तो बन गए, लेकिन मौका लगते ही नेहरू ने जनरल करियप्पा के पर काट डाले। करियप्पा को सेना के तीनों अंगों के कमांडर इन चीफ से हटाकर उन्हें केवल थल सेना अध्यक्ष के पद पर सीमित कर दिया। इससे भारतीय सेना के तीनों अंगों का मनोबल काफी नीचे गिर गया। जनरल करियप्पा के लिए भी यह बेहद अपमानजनक था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1986 में जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल का मानद पद देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने नाना का पाप धोने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैया के साथ भी ऐसा ही किया। जनरल थिमैया के गौरवशाली योगदान और उनके युद्ध कौशल की उपेक्षा करते हुए नेहरू ने चीन से मुकाबले के लिए जनरल थिमैया के बनाए वार प्लान को खारिज कर दिया। नेहरू ने भ्रष्ट कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बना दिया था, वही कृष्ण मेनन जो सेना की जीप खरीद घोटाले में लिप्त थे। उसी कृष्ण मेनन के जरिए नेहरू जनरल थिमैया को खूब अपमानित करा रहे थे। इससे आहत होकर जनरल थिमैया ने सेनाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन नेहरू ने दबाव डालकर इस्तीफा वापस कराया। जनरल थिमैया का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उन्होंने अगले सेनाध्यक्ष के लिए किसी योग्य नाम को अग्रसारित नहीं किया। नेहरू यही तो चाहते थे। उन्होंने आनंद फानन अपने नजदीकी रिश्तेदार प्राणनाथ थापर को सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जनरल पीएन थापर के ही रिश्तेदार हैं कांग्रेसी इतिहासकार रोमिला थापर, जिनका भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख देने में बड़ा नाम है। पत्रकार करण थापर जनरल थापर के ही पुत्र हैं। खैर, जनरल थापर के नेतृत्व में ही हम 1962 का युद्ध चीन से बुरी तरह हारे। जनरल थापर में थोड़ी नैतिकता बची थी। उन्होंने इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन नेहरू पर इस नैतिक दबाव का कोई असर नहीं था। उन्होंने जनरल थापर को अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त कर दिया। चीन से मार खाने के लिए जैसे नेहरू बिल्कुल आमादा ही थे। उन्होंने 1962 में ही अपने एक ऐसे रिश्तेदार को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा का कमांडर बना दिया, जो सेना की युद्ध शाखा का अधिकारी ही नहीं था। भारतीय सेना को नाते रिश्तेदारों का अड्डा बनाने पर अड़े जवाहरलाल नेहरू ने सेना में रसद पहुंचाने वाली शाखा आर्मी सप्लाई कोर के लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल यानी उनके अपने प्रिय बिज्जी को थल सेना की लड़ाकू चौथी कोर का कमांडर नियुक्त कर दिया और नेफा की संवेदनशील कमान उसके हाथ में सौंप दी। अपनी ज्वाइनिंग के पहले ही दिन भारतीय सेना की सेजोंग चौकी के निरीक्षण के दौरान तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कौल दिल्ली भाग गए और कमांडर की अनुपस्थिति में ही भारतीय सेना ने ईस्टर्न सेक्टर का युद्ध लड़ा और हम चीन से बुरी तरह हारे। लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल ने भी इस्तीफा दे दिया। भारत चीन युद्ध को लेकर हेंडरसन ब्रूक्स की पूरी रिपोर्ट पढ़ें तो आपको नेहरू के अजीबोगरीब निर्णयों पर भीषण हैरानी होगी और जबरदस्त गुस्सा भी आएगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल पीएन थापर से लेकर नेफा के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन प्रमुख बीएम मलिक की भूमिका पढ़ेंगे तो वे तीनों आपको एक मुकम्मल जोकर दिखेंगे, जिन्होंने चीन के परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष को दुनिया में हास्य और ह्यूमिलिएशन का विषय बनाकर रख दिया। हेंडरसन ब्रूक्स की रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट बताकर भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट खंगालिए और पूरी रिपोर्ट पढ़ डालिए। नेताओं और जोकरों की सारी करतूतें विस्तार से पढ़ने को मिल जाएंगी। 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडिंग अफसर रहे ब्रिगेडियर जॉन दलवी की किताब 1962 हिमालयन ब्लंडर या सुनील कुमार वर्मा की किताब 1962 द वॉर दैट वॉजंट बाजार में उपलब्ध है।
उसे भी पढ़ लें तो नेहरू के चहेते सेना अधिकारियों की शर्मनाक करतूतें पता चल जाएंगी। आश्चर्य तो यह है कि चीन से बुरी तरह मार खाने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने सेना को चौपट करने की जिद नहीं छोड़ी। नेहरू भारतीय सेना को नेहरू राजशाही और कांग्रेस पार्टी का आदेश पालक बनाकर रखने पर आमादा थे। उन्होंने 1962 की पराजय से भी कतई सीख नहीं ली और एक ऐसे अधिकारी को सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जो कमिटेड कांग्रेसी था। नेहरू ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाती जयंतो नाथ चौधरी को भारतीय थल सेना का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आप भी देखिए जनरल चौधरी कितने भक्तिभाव से कांग्रेस नेता कन्हैयालाल मुंशी के साथ लगे हैं। जनरल चौधरी 7 जून 1966 तक सेनाध्यक्ष रहे। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय थल सेना ने सांस लेना शुरू किया और सेना का मनोबल बढ़ना शुरू हुआ। इसी मनोबल के बूते हम 1965 का युद्ध जीते, लेकिन देश भीतरघातियों का बुरी तरह शिकार हुआ। सेना को जीता हुआ क्षेत्र वापस करना पड़ा और लाल बहादुर शास्त्री को अपनी जान गंवानी पड़ी। 10 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद में शास्त्री जी की हत्या कर दी गई। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का प्रसंग भी गुत्थियों में उलझा कर रख दिया गया। आज तक किसी भी सरकार ने उस रहस्य को खोलने की कोशिश नहीं की। इस मसले पर भी हम बाद में बात करेंगे। अभी प्रसंग दूसरा है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक गलतियों से सीख ली और भारतीय सेना को ऊंचे मनोबल की सेना बनाने की शास्त्री जी की पहल को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारतीय सेना काफी सुदृढ़ और प्रोफेशनल बनी। इंदिरा गांधी ने जनरल पीपी कुमार मंगलम के बाद जनरल मानिक शॉ को थल सेना अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने कालांतर में भारतीय सेना का गौरव स्थापित किया और फील्ड मार्शल तक बने। आप यह कह सकते हैं कि नेहरू के विदा होने के बाद ही भारतीय सेना को मुक्ति मिली और उसका मनोबल बढ़ा। तभी लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते ही भारतीय सेना ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय सेना ने 1967 के युद्ध में सैकड़ों चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी और चीन को पराजित होकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1971 के युद्ध में 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण इतिहास के पन्ने पर दर्ज है। हम अगले वीडियो एपिसोड में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार ने भारतीय सेना को मजबूत बनाया या उसे कमजोर ही बनाया, और ऐसा क्या हुआ कि कोरोना काल में चीन इतना बौखला गया कि वह सैन्य कार्रवाई पर आमादा हो गया। हम आपको इसकी असलियत बताएंगे और बिल्कुल नए तथ्यों से अवगत कराएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हर बार कोई नई बात आप तक पहुंचाएं। आगे हम आपको वह भी बताएंगे कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना द्वारा लूटा गया अकूत माल असबाब पाकिस्तान को कैसे वापस दिया गया। नमस्कार, जय हिंद।